जिसने भी कहा हो खान बाबा को अगर मैं पसंद ना आई तो वो बाहर के पढ़े लिखे चिट्टे गोरे मर्द और मैं गाँव की, तुम्हें क्या इल्म ये जोड़ी कैसी है। उसने रबिया को फिर बड़ी एहतियात से पोटली में रखा। जोड़ी जोड़ी हसीन है, सबके देखने वाली। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी किस्मत पर रश्क करना चाहिए। मुझे है, लेकिन मैं चाहती थी मेरा मर्द भी अपनी किस्मत पर रश्क करे। वो अब बाहर निकल आए थे। आस्तीन फिर से आलियार के हाथ में थी। मर्द को बाकिरदार औरत चाहिए और तुम बाकिरदार हो। मुझे यकीन है उन्हें तुम पर रश्क है। उसे वाकई रश्क था। बाकी खूबसूरती गई तेल लेने, उसे तो बस जोहरा में खूबसूरती नजर आती थी, जबकि पहली मुलाकात उसके बरक्स थी। लेकिन वही यहाँ तक खान बाबा उर्फ आलियार को लाई थी। तुम्हारी औरत कैसी है आलियार? वो एक लम्हे को रुका। वो जो इधर उधर देख रही थी मजबूरन उसे भी रुकना पड़ा। मेरी औरत? गोया दोहराया हो। फिर जोहरा की आंखों में झांका। जड़ जड़ें जुड़ी भवें लिए वो बहुत संजीदा थी। मेरी औरत को मर्द की ज़रूरत नहीं। मतलब ये कि वो बहादुर है। कंधे उचकाएगी। हाँ, उसने हाथ जलाया। यकीन करो वो जितनी भी बहादुर हो, मर्द के बिना कमर टूट जाती है। वो कहते उसे चंद कदम आगे चलने लगी। आस्तीन आलियार से छूट चुकी थी, जबकि आलियार उसकी पूछ दे के गया। ये लड़की क्या थी? बहादुर थी। एक लड़की एक खेत काट डाले, फसल बोए उसे काटे फरोख्त करे, कोई करीब आने लगे उसे धमका डाले, क्या वो बहादुर नहीं? जब वो कदरे दूर हो चुकी तो वो हड़बड़ा के आगे बढ़ा। कदम हम कदम किए। साथ दाएं हाथ से जोहरा की बाई आस्तीन फिर से थामी। इसे छोड़ दो, क्या बार बार पकड़े जा रहे हो? मुझे उलझन होने लगी है अब, उसने चिढ़कर कहते अपनी आस्तीन आलियार से छुड़वाई। तुम गुम ना हो जाओ जोहरा। आवाज़ में फिक्रमंदी थी। मैं बच्ची नहीं हूँ। उसने आंखें घुमाई। अच्छा, मेरे पीछे ही रहो, या ऐसा करो तुम मेरी आस्तीन पकड़ लो। उसने कुर्ते की आस्तीन आगे को की। वो उसे घूर कर रह के। पकड़ लो जोहरा, तुम गुम ना हो जाओ। वो संजीदा हुआ। मेरे पास चाकू है। बस सुनना था कि आलियार ने आंखें फाड़े उसे देखा। दिखाऊं? भवें उठाए पूछा। आलियार ने गला खंगालते अपना हाथ पीछे किया। उससे कोई उम्मीद ना था, उसका वही हाथ काट डालती। और फिर वो चल दी है। अगला लम्हा मरहला अब कपड़ों का था। वो उस जगह थी जहाँ हर तरह के सूट थे, धोती कमीज कुर्ता शलवार और कमीज शलवार। वो वहाँ मौजूद लकड़ी के पट्टे पर बैठे और दुकानदार को देखने लगे। पक्का तुम्हारा माप उन्हें आ जाएगा ना? एक आखिरी बार पूछा गया। मेरे ख्याल से आ जाएगा, उसने सामने बड़े कपड़ों को देखते कहा। आखिर खुद के लिए पसंद भी तो करना था, दूल्हा वही तो था। या अल्लाह, तेरे हवाले। जोहरा का बस ये कहना था कि दुकान में सूट बिखर चुके थे, लेकिन जोहरा को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। हर सूट पर वो मुंह बना रही थी और आलियार बस देख कर रह जाता। इतना महंगा सूट दुकानदार दिखा चुका था, लेकिन ये थी कि हाँ ही नहीं कर रही थी। अब बस करो, दुकानदार भी थक गया होगा। वो उसकी तरफ झुकते कान में बोला। मैंने पैसे देने हैं, मुफ्त में मैं नहीं ले रही। और तुमने ही कहा था वो कुछ आम नहीं पहनते। यहाँ सब आम है, मुझे कुछ भी खास नहीं लगा। उसकी आवाज़ इतनी तो थी कि दुकानदार तक जा सकती थी। जी बाजी, मैं आपको ख़ास कपड़ा दिखाता हूँ। वो यहाँ नहीं बनता, वो बाहर के मुल्कों से आता है। और अगले लम्हे उनके सामने 3 पीस सूट था, जो इस ज़माने के लिहाज से काफ़ी महंगा था। ये महंगा है जोहरा? उसने कपड़े को हाथ लगाया। मेरे पास पैसे हैं। बात पैसों की नहीं है, ये बहुत महंगा है। वो आपकी बात झुंझलाया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पैसे हैं, लेकिन पहनना तो मैंने ही है ना, रवानी में बोला। फिर मुड़कर उसे देखा। मेरा मतलब है अभी तो पहन कर देखना है ना कि पूरा है कि नहीं। छोटी आंखों से उसे देखती जोहरा ने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। ज़्यादा खुशफहम ना बनो तुम, बस साथ लगा कर देखो तुम्हें पूरा है या नहीं। अंगूठी पहन कर देख ली, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी उतरन मैं खान बाबा को पहनाऊंगी। हाँ, भरा आया। वो वापस से कपड़े की जानी मुतवज्जा हो चुकी थी। ये खान बाबा अर्श से नहीं उतरा? जोहरा ने मुड़कर उसे घूरी दी थी, जिस पर वो बेनियाज बना अब कपड़े अपने साथ लगा कर देख रहा था। ये दूसरा क्यों? जब जोहरा ने एक सफ़ेद रंग का शलवार सूट भी दुकानदार को थैले में डालने को कहा तो आलियार ने उर्जन से पूछा, लेकिन वो कुछ न बोली, बल्कि अनसुना करती बाहर निकल गई। सब खरीदने के बाद अब वो टांगे वाले को देख रहे थे, जिसने सवारी उतारे उनको कुछ वक्त इंतज़ार करने को कहा था। मियाँ मोर आलियार, ए मेरी मोहब्बत आलियार। आलियार जो गिरदोपोश में देख रहा था, यकदम उसकी जानी मतवजह हुआ, जो संजीदा सी टांगे वाले को देख रही थी, जबकि इस इजहार पर दिल में गुदगुदी सी हुई थी। अन एतरेनम जोहरा, हमेशा तुम्हारा जोहरा। खाली हाथ को सीने पर रखते झुककर गोया आर्जी से अपना आप उसका गुलाम किया हो। दोनों ने सब कह भी दिया, लेकिन फिर भी एक अनजान रहा। अब ज़्यादा फूलना ना, तुम शुक्रिया के हकदार थे, इसलिए कहा बस। वो सामने देखते ही बोली, जबकि आलियार ने आंखें घुमाई थी। उसका कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर ऐसे ही गुजरी। जब मैंने सुना है वो अपाहज है, क्या ये सच है? कुछ लम्हे बाद किसी ख्याल के तहत आलियार ने सवाल किया था। जोहरा ने एक गहरा थका सांस खारिज किया और आदमियों को इस तरफ आता देख पल्लू को अपने चेहरे पर किया। फिर भी तुम राज़ी हो गई? उसने अचंभे से सर तिरछा किए जोहरा को देखा। तुम खुश हो जोहरा? दिल को धक्का सा लगा सब जानकर। अब घबराहट ने यकदम उसे आन घेरा था। वो राज़ी नहीं थी, बस नाम जुड़ने वाला था, इसलिए सब कर रही थी। खर्चा दिल को लगा।
मुझे बस इज़्ज़त और मोहब्बत चाहिए उनसे, और ये सब तब हो सकता है जब उन्हें मैं अच्छी लगूंगी। बस ये बात मेरी नाखुशी की वजह बन रही है। तुम मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ वफादारी के भी काबिल हो ज़ोहरा। उसके जुमले पर ज़हरा ने जुड़ी भवें से उसे देखा। और अगर खान बाबा ने कभी कोई कोताही की तो आलियार को याद कर लेना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। ज़हरा बेसाख्ता हंस पड़ी। क्यों? आलियार जिन है? अब की बार वो हंस पड़ा। अब वो उसे क्या बताता, इसलिए खामोशी बेहतर जानी। आलियार और खान बाबा को तो वो भी एक साथ देखना चाहता था। यहाँ ये आलियार को आवाज़ पड़ी, वहाँ खान बाबा का किरदार आलियार में ढरा। वैसे तुमने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया, हमेशा खान बाबा की बात छेड़ देते हो। बांध बांध की बोलियों में उसकी धीमी आवाज़ सुनाई दी। मेरे घर में? हाँ, तुम्हारे घर में। दादी, अम्मी और 4 बहनें, 3 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, सब शादीशुदा हैं। आखिर पहला पहला सच मुंह से निकाल ही दिया, वो भी अपने बारे में। जोहरा ने सर हिलाया। तुम्हारी शादी का क्या बना फिर? कब है? मेरे ख्याल से अब हो जानी चाहिए। उसने गहरा सांस लिया। अब तो सब कुछ हो चुका था, अब वाकई हो जानी चाहिए थी। अच्छी बात है। ये टांगा क्यों नहीं आ रहा? वो खड़े खड़े उकता चुकी थी, जबकि टांगे वाला 2 सवारियां अभी भी ढूंढ रहा था। आ जाता है, अब खाली 2 सवारियां तो गांव लेकर नहीं जाएगा, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। जोहरा ने उकताहट भरे अंदाज में सर झटका। सामने से गुजरते फेरी वाले से आलियार ने चने लिए। जोहरा को दिए थे, बोरियत का हल चने था, इसलिए वक्त गुजारी के लिए दोनों चबाने लगे। तुम खान हवेली वाकई कभी नहीं गई? जोहरा ने बेजार नज़र उस पर डाली, साथ मुंह में चना भी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी रखते हो खानों में? हर 2 मिनट बाद। नहीं, मैं तो बस। उसे जुज़बुज़ होते देख जोहरा ने फिर बोलना शुरू किया। मेरे अब्बा और बड़े खान बहुत पुराने दोस्त थे, ख़त भेजा करते थे एक दूसरे को। लेकिन फिर बड़े खान बाबा बाहर चले गए और उन्होंने खान बाबा को भी बुला लिया। इसके बाद कभी रब्ता नहीं हुआ। बड़े खान के इंतकाल पर अब्बा और अम्मा गए थे, मैं तब भी नहीं गई। ना ही खान बाबा थे यहाँ। हाँ, वो बाहर था, उसके पेपर्स थे। वो संजीदा हुआ, लेकिन जोहरा की निगाहें उलझी। क्या थे? पर्चे, इम्तिहान? ओह, लेकिन तुम्हें कैसे पता? और वो इस सवाल पर गड़बड़ाया। बस मुझे लगा। कैसे लगा तुम्हें? उसने आंखें छोटी की। क्या हो गया है जोहरा? मैं बस एक मुलाजिम से मिला था, उसने बताया मुझे। वो झुंझलाया। दफातन उसके सामने टांका रुका। जोहरा बैठी, सामान रखा गया, लेकिन आलियार बैठते बैठते रुका। मैंने इतनी मदद की तुम्हारी, अपने खान बाबा के लिए तुमने इतना कुछ ले लिया, लेकिन आलियार के लिए कुछ नहीं, वो खफगी से कह रहा था। जोहरा ने उसे मसनूई घूरी से नवाजा। भाई जी बैठ जाएं। टांगे वाला लगाम पकड़े हाँका, जिसके बायस चारों न चारों से बैठना ही पड़ा। वाकई मुझे कुछ नहीं दोगी? वो खफा ही तो हुआ था। खान बाबा को इतना कुछ, लेकिन आलियार को कुछ नहीं। जोहरा ने सर तिरछा किया, उसे देखा। तुम मेरे क्या लगते हो जो तुम्हें कुछ दूं? उसने मुंह बुसेरे सामने देखा। टांगा चल रहा था, दोनों हिचकोले खाते बातें कर रहे थे, जबकि अगली निश्चित पर भी एक जोड़ा विराजमान था। हाँ, ये भी सच है, अब तो हम वैसे भी नहीं मिलेंगे। उसका अंदाज आम था, लेकिन जोहरा ने फौरन सर तिरछा की उसे देखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और मेरी भी। फिर जाहिर है कहाँ आलियार जोहरा से मिलेगा। कुछ वक्त पहले कही बात को पड़े किए अब नई बात का आगाज हुआ। आलियार जोहरा, वो कहते कहते चुप हुई। आलियार जोहरा, दोस्त हैं और दोस्त तो मिलते हैं। तुम तो मालिक थी। मैं मजाक करती थी, इतने बड़े मर्द की मालिक मैं कैसे हो सकती हूँ? तुम हो। अब तुम मजाक बना रहे हो। नहीं, सच कह रहा हूँ। वो उसके कहने पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। कुछ और बातें हुई कि जोहरा एकदम संजीदा हुई। क्या हुआ? ले तो लिया सब कुछ, लेकिन वहाँ पहुँचाएगा कौन? मैं जा नहीं सकती, अम्मा ठीक नहीं, रास्ता लंबा है, डाके ने भी महीने के आखिर पर आना है। वो बहुत संजीदा थी, बहुत ज़्यादा, जबकि आलियार बिल्कुल नॉर्मल ठंडा। ये तो बहुत गंभीर मसला है, लेकिन तुम क्यों नहीं जा सकती? भोलेपन से पूछा गया। वाह आलियार बाबा, आप तो बड़े पढ़े लिखे अंगूठा छाप निकले, उसने दांत किचकिचाकर कहा। कह कह कर थक चुकी थी, लेकिन नहीं, पढ़े लिखे अंगूठा छाप को समझ ही कहाँ आती थी। इसमें पढ़ाई का क्या जिक्र, और तुम खान बाबा ही कहा करो। आलियार बाबा, जोहरा के मुंह से सुनना इतना अजीब लगा था कि वो बेख्तियार कह उठा। जोहरा ने हाथ जलाया। मैं वहाँ की होने वाली बहू हूँ, और बहू में अपने ससुराल मुंह उठाकर नहीं जाती। ये वो ज़माना है जहाँ शादी के महीनों बाद दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है, बल्कि औरतों के अलावा और किसी को खबर नहीं होती कि लड़की कैसी है। और तुम कह रहे हो मैं क्यों नहीं जा सकती? वो रास्ते को देखते कह रही थी। इतनी बातें यकीनन उसके बारे में कोई नहीं जानता होगा जितनी उसने आलियार को बता दी थी। अभी उस लम्हे उसे भी इस बात का एहसास हुआ था। मेरे ख्याल से ज़माना बदल गया है, तुम्हारा मामला उल्ट हो गया। वो ज़हरा को गहरी नज़रों से देखते मुस्कुराया। क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है खान बाबा ने तुम्हें देख रखा हो सकता है गांव में आते ही पहले तुम मिलो। ऐसी बातें ना किया करो, मेरा दिल बंद हो जाता है। वो बैठे दिल के साथ बोली। मैं मिसाल दे रहा हूँ बस, फ़र्ज़ करो और जवाब दो। उसने अपना मुकम्मल रुख उसकी जानिब मोड़ा, टांग तक ऊपर को चढ़ा ली। फिर मेरा सवाल ये होगा, क्या मैं उन्हें वाकई पसंद नहीं आई, जैसे गाँव वाले कहते हैं खान बाबा के साथ मैं नहीं जचूंगी? वो टांगे को पकड़े हाथ को देखती बोली कि यकदम उसे कुछ याद आया। तुम्हारे अलावा कोई और? आलियार कुछ कहता कि ये तुम ले लो। उसने थैले से शलवार सूट निकाल कर आलियार की जानिब बढ़ाया। आलियार ने उलझी नज़रों से उसे देखा। ये तो तुमने
शहर में सब ने कोट पहन रखा, वो भी कोट पहनते होंगे। उन्हें ये ना पसंद आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इससे पहले मेरा दिल इस बिला वजह की बात पर दुखी हो। मुझे लगा तुम्हें ये सूट दे देना चाहिए। चावल की 2 बोरियां भी मौजूद हैं घर में, इतनी बेमुरवत नहीं अब कि तुम्हें कुछ न देती। आलिया ने ना थामा और ना ही चेहरे पर खुशी झलकी। तुम खुश नहीं हुए, जबकि अभी कुछ देर पहले मुझे यही कह रहे थे कि मैंने कुछ दिया नहीं तुम्हें। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखकर बोली। वो फिर भी कुछ न बोला। अच्छे मौके पर पहनना या ऐसा करो अपनी शादी पर पहन लेना। दूल्हा सफ़ेद शलवार सूट में बहुत अच्छा लगता है। आलिया ने उसके हाथ में मौजूद सफ़ेद सूट पर हाथ फेरा, लेकिन थामा नहीं। डोनम कबूल कीजिए आलियार बाबा, जोहरा रहीम आपको दे रही है। बेनियाजी दिखाई गई थी। खान बाबा जोहरा, वो चीरा था, जबकि अब वो बार बार आलियार बाबा कही जा रही थी, जिस पर उसे मजीद चिड़चिड़ाहट हो रही थी। सबका खान बाबा कहना एक तरफ और जोहरा का कहना एक तरफ। वो और भी बातें कर रहे थे। रास्ता कट रहा था। जो भी था, ये दिन दोनों के अच्छे लगे थे, बहुत अच्छे, जोहरा और आलियार के दिन। ए जोहरा, खान हवेली से कोई आया है? एक लड़की भागकर अंदर आई थी, जबकि अम्मा और जोहरा ने चौंक कर उसे देखा। जोहरा जो बालों पर तेल लगा रही थी, फौरन दुपट्टे की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर खुले बालों पर ही चादर लेकर पल्लू अपने चेहरे के आगे कर लिया, जबकि अम्मा कराहते हुए उठी। कहाँ है? जोहरा आंखें बड़ी किए पूछ रही थी। चौक में पहुंचे हैं अभी, लेकिन हैं गाड़ी में, वो फूले सांस समेत बोली। ये खटिया ठीक कर दे, बर्तन ठीक से करके रख, जल्दी कर जोहरा। अभी अम्मा बोल ही रही थी कि बाहर से टायरों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों के उड़े रंगों से ने एक दूसरे को देखा, फिर लड़की को जो दांत निकाल रही थी। अम्मा, जोहरा हमनक बनी बोली। जा दूसरे कमरे में चली जा। बस कहना था कि वो पल्लू पकड़े भागी, तभी बाहर का दरवाज़ा खटखटाया गया। अल्लाह खैर। अम्मा ने चादर दुरुस्त करते बाहर की जानिब कदम बढ़ाया। लड़की भी साथ साथ थी। दरवाज़ा खुला, रोशन मुस्कुराता चेहरा अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर बशाशत थी। जोहरा ने कच्चे कमरे की दीवार में बने सुराख से दोनों औरतों को देखा। एक तो खाला भी थी और एक सूरा जो पहले भी आ चुकी थी। उसके देखते ही देखते दूसरे कमरे में जा चुकी थी, मगर इतनी देर में जोहरा का दिल बेकाबू धड़कने लगा। अगली बार हम तब आएंगे जब खान बाबा आ चुके होंगे। क्या खान बाबा आ गए? वो खुद से सवालिया थी। फिर वहीं ज़मीन पर बैठ गई, क्योंकि यहाँ बैठे दूसरे कमरे में होने वाली गुफ्तगू वो साफ सुन सकती थी। रसूला बीबी, मैंने तो बहुत दफ़ा बोल दिया तुम्हें आ जाओ हमारी तरफ, लेकिन तुम हो के नाम ही नहीं लेती। चलो खैर, आपसे ये मामला तुम्हारा और खान बाबा का हुआ, वो जो चाहे करे, क्योंकि तुम मेरी नहीं उसकी तो ज़रूर मानोगी। खाला भी खटिया पर मुंह बनाए बैठी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपनी मंजी पर बैठी हूँ। अम्मा ने बस मुस्कुराने पर इत्तफा किया। जा सूरा, ड्राइवर को कह सामान अंदर ले आए। सूरा सर को खम देते बाहर निकली, जबकि इधर की खड़ी लड़की की आंखें चमकी। खान हवेली की होने वाली बहू कहाँ है? लड़की का मुंह खुलता कि अम्मा फौरन बोली। शाम के लिए पानी खत्म हो गया था, तो सब लड़कियां मिलकर गई हैं कुएं पर, उन्होंने आम अंदाज से कहा। खाला भी ने सर हिलाया। अंदर बैठी जोहरा ने गहरा सांस लिया। वो नहीं जाना चाहती थी सामने। वो नहीं चाहती थी कि अभी खाला भी उसे देखे। मतलब हम मिल नहीं सकेंगे। वो अफसुर्दा हुई। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी 1 हफ्ते बाद हमारी बहू हमारे ही पास आने वाली है, हम तो उसे अपने बेटे के साथ ही खड़ा देखेंगे। वो यकलख्त मुस्कुरा कर बोली, जबकि जोहरा का दिल जोर से धड़का। अभी चंद दिन पहले ही तो सामान भेजा था, इतनी जल्दी शादी? 1 हफ्ता? ये जल्दी नहीं। अम्मा कुछ परेशान हुई। खाला भी ने हाथ झुलाया। हम तो रुके थे बस रस्म के लिए, तुम्हारी तरफ से सामान आ गया था, अब हमारी बारी थी। आज वो दिन आ गए। वैसे भी खान बाबा को आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, बारात 8 से 7 दिन बाद आएगी। तुम हमारी बहू को तैयार कर देना। भला मैं अब क्यों इंतज़ार करूँ? मुलाजिम सारा सामान रख कर जा चुका था, जिसको अब सूरा तरतीब दे रही थी। वहाँ मौजूद लड़की की तो आंखें बाहर आने को थी। वो तो ज़मीन और खटिया पर रख के सामान को छू छू कर देख रही थी। सूरा उसे एक घुरी देते वापस रख रही थी। आखिर खान बाबा के तोहफा को कुछ हो जाता तो वो क्या जवाब देती? हम लड़की वाले हैं आफिया, तुम खुद सोचो, हमने अभी भी बहुत तैयारी करनी है। गंदम की फसल का अगर इंतज़ार कर लेते तो। वो थोड़ा हिचकिचा कर बोली। अंदर बैठी जोहरा की आंखें बेख्तियार नम होने लगी। वो मज़ीद फसल नहीं काटना चाहती थी। वो मज़ीद मर्द बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसके जोड़ दर्द करने लगे थे। मर्द बन कर फसल बोना काटना क्या मज़ीद अकेले वो कर सकती थी? अब तो आलियार भी नहीं था। देख रसूला, तुझे लगता है हम तुम लोगों पर इतना भार डालेंगे? तुमने रस्म का कहा, हम चुप रहे। तुमने वक्त मांगा, हमने दिया, क्योंकि खान बाबा भी यहाँ नहीं थे। अब अगर लड़की वाले होने की बात है तो जो दिया बहुत है, जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, हवेली में सब है। और रही बात बारात की, तो जिसकी बारात है वो जाने और उसका काम। मुझे यही कहकर भेजा है भाई, मैंने पैगाम पहुँचा दिया। उन्होंने गोया हाथ खड़े करते खुद को हल्का किया था। यही तो मैं कह रही हूँ, हमारा काम है आफिया, हम दूल्हा का पैगाम है ये कि बारात मैं लाने वाला हूँ, तो बारात की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। खाला बी ने उनकी बात काटी। अंदर बैठी जोहरा ने दीवार को ऐसे देखा जैसे कुछ बहुत ताज्जुब खेज बात सुन ली हो, जबकि कमरे में मौजूद लड़की तो गश खाकर मरने वाली थी। उसने बेख्तियार भवें उठाई थी, जबकि सुगरा बस चुप धीमी मुस्कुराहट लिए उसके साथ ही खड़ी थी। इनमें मजीद बातें हुई। कुछ घंटे साथ गुजरे, फिर हवेली वालों की गाड़ी अपनी राह पर वापस गामजन हुई।
یہ خالہ بھی نے دیا تھا، کہہ رہی تھی تم روز لگانا۔ اماں نے ایک پیلے رنگ کی ڈبیا اس کی جانب بڑھائی جو حق تک سے کھڑی ہر شے کو دیکھ رہی تھی، گویا اس چشوپج میں ہو کہ کیا پہلے دیکھوں۔ لیکن اماں کے کہنے پر اس نے پہلے اس ڈبیا کو ہاتھ میں لیا، جیسے کھولتے ہی ایک مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ انگلی کی مدد سے تھوڑی نکال کر اب اپنے ہاتھ پر لگا رہی تھی۔ نکھار آئے گا، انہوں نے تھکے تھکے انداز میں کہتے چادر سے خود کو ڈھانپا۔ زہرا نے سر ہلایا، اب سب کچھ دیکھنا شروع کیا۔ جو عافیہ کہہ رہی تھی سنا تم نے؟ سن لیا اماں، اچھا ہے خود برات کی ذمہ داری اٹھائیں، انہیں لڑکی مل رہی ہے، اتنا تو وہ کر ہی سکتے ہیں نا۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، بس سب پراندے وہ دیکھ چکی تھی، اب جوتوں کی طرف آئی۔ اماں نے سر ہلایا اور آنکھیں موند لیں، لیکن دوسری جانب زہرا کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں، ایسے جیسے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جس کی اسے امید نہ ہو۔ وہ تو گویا سانس روک کے سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہیلز تھی۔ خان بابا کے لیے جوتا لینے اس کی نظر زنانہ جوتے پہ پڑی تھی۔ وہ بڑی تجسس لیکن اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ قیمت بھی پوچھی تھی، لیکن مہنگی ہونے کے سبب اس نے منہ بسورا تھا۔ اب اس نے گوٹا لگے لہنگے کو ہاتھ لگایا۔ گاؤں میں سب لڑکیاں اپنی شادی پر شلوار سوٹ پہنتی تھی، لیکن اس کا لہنگا آیا تھا، وہی لہنگا جو اس کے دل کو بھایا تھا۔ وہ لہنگے کو ہاتھ لگا رہی تھی، لہنگا اسے بہت خوبصورت لگا تھا۔ سرخ رنگ پر گوٹا لگا ہوا تھا، چنری کی چوڑائی پر بہت خوبصورت کام ہوا تھا۔ وہ کتنی ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ زہرا، عالیار کی آواز پر گہرا سانس لیتے وہ اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ سرخ ڈبیا کھولنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس نے انگوٹھی نکال کر ہاتھ میں لی۔ عالیار سنار سے مخاطب تھا جب وہ زنانہ انگوٹھیوں میں سے ایک پر مسلسل دائرہ بنا رہی تھی۔ انگوٹھی پر نقش و نگار کے بجائے نقطے نما ڈیزائن بنا تھا۔ یہ سب سے مختلف انگوٹھی تھی، نظر میں کیوں نہ آتی، دل کو کیوں نہ بھاتی۔ وہ اسے چھو نہیں سکتی تھی کیونکہ یہاں وہ خان بابا کے لیے آئی تھی، اپنے لیے نہیں۔ میرے دل کی بات آپ تک کیسے پہنچی خان بابا؟ ہم تو کبھی ملے بھی نہیں۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ خان بابا سے مخاطب تھی۔ اگر یہاں خود عالیار عرف خان بابا ہوتا تو یقیناً اس کی عقل پر ماتم کرتا، باقاعدہ اس کے خان بابا کو سوچ سلواتے سناتے۔ 1% بھی عقل استعمال کر کے اگر غور سے ہر شے کو دیکھتی تو اسے نظر آتا کہ یہ سب چیزیں وہی تھی جس کو اس نے ستائشی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ممکن تھا اسے عالیار میں خان بابا نظر آ ہی جاتے، لیکن یہی تو تھا، وہ عقل استعمال کرنے کے بجائے درانتی یا چاقو استعمال کرتی تھی۔ وہ پوری رات چراغ جلائے سامان کو چھو چھو کر محسوس کر رہی تھی، کبھی دکھی ہوتی تو کبھی خوش، کبھی باپ یاد آتا تو کبھی خان بابا، کبھی کبھی عالیار کو یاد کر کے ہنس دیتی۔ یقیناً اگر اب وہ آتا ہوتا تو وہ گردن کرا کر اسے سب کچھ دکھاتی۔ کچھ دن بعد آج مہندی کا دن تھا۔ مٹی کے گھر میں غیر معمولی رونق تھی، ڈھولک تھی، تھاپ کا تالیاں کہے سب مل کر اس خاموش آنگن کو جشن میں بدل رہے تھے۔ ویسے تو زندگی نے کبھی ان کے لیے آسانیاں نہیں برتیں، کوئی ان کے کام نہ آیا، مگر سچ شکر کہ شادی کے دن سر پر تھے اور ہاتھ پاؤں چلانے والے بھی میسر آ گئے تھے۔ ان دو عورتوں کو کیا خبر تھی کہ سامنے اگرچہ کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا مگر پیچھے عالیار خان موجود تھا۔ حکم حویلی سے آیا تھا مگر عمل مٹی کے گھر میں ہو رہا تھا۔ بات بارات کی ہوئی تھی لیکن انتظام ہر دن کا وہی کر رہا تھا۔ سب کے درمیان زہرا بیٹھی تھی، پیلے رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس، سر پر دبیز دوپٹہ، بال آگے کو ڈھلے ہوئے، زمین پر مگر لڑکیوں سے ذرا بلند جگہ پر تھی۔ ارد گرد لڑکیاں لوڈیاں ڈال رہی تھیں، کبھی ایک آگے آتی کبھی دوسری۔ اماں ایک طرف بیٹھی آنکھوں میں نمی لیے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بیٹی کی خوشی اور جدائی دونوں ایک ساتھ دل پر اتر رہی تھیں۔ جو بھی کہہ، تیری دھی نے بڑی قسمت پائی ہے رسولہ، ایک عورت نے تالی بجاتے اماں کے کان میں جھک کر کہا۔ اماں نے خاموشی سے آنسو پوچھے اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ سنا ہے کل زہرا کو تیار کرنے لڑکیاں آئیں گی؟ لڑکی نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ دوسری نے زور سے سر ہلایا۔ پوچھنے والی کی بھویں ستائشی انداز میں اٹھ گئیں۔ اسی لمحے لڈی شروع ہوئی، ایک ایک کر کے آوازیں بلند ہونے لگی۔ بھاری برسی کھٹن گیا سی کھٹ کے لے آندی کوٹی او مہندی تاں سجدی جے نچے خان بابا دی ووٹی۔ بولی پڑتے ہی زہرا کا رنگ اور نکھر آیا، جو پہلے ہی صاف ہو چکا تھا اب ایسا دھمک رہا تھا کہ گالوں کی سرخی نمایاں ہونے لگی تھی۔ وہ شرمائی سب کو دیکھنے لگی، حتیٰ کہ لڑکیوں نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیچ میدان میں لے آئیں۔ یوں ہی ہنسی چھیڑ چھاڑ اور موج مستی میں رات ڈھلتی چلی گئی۔ وہ لڑکیاں جو رشک کے نام پر حسد کی چادر اوڑھے تھی آج بھرپور جوش سے شریک تھی۔ ظاہر تھا گاؤں کی سب سے بڑی شادی تھی۔ اگر ایک طرف ایسا شور و غل تھا تو دوسری جانب خان حویلی میں باقاعدہ جشن برپا تھا۔ عالیار کے پورے خاندان نے شرکت کی تھی، بہنیں بھائی قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ شہر کے چند معزز لوگ بھی موجود تھے۔ ادھر لڈی کی تانیں بلند تھی تو ادھر دلہا میاں پیلے رنگ کے کرتے میں پہنے بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ اگر ایک جانب لڑکی کو چھیڑا جا رہا تھا تو دوسری جانب لڑکے کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ ہنسی کہکہ اور شوخیوں کے درمیان قدرے ایک طرف ہو کر پھولے سانس کو بحال کرتے عالیار نے بے اختیار نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ چاند آج پورا تھا، مکمل روشن، بے داغ، کسی بادل کی اوٹ کے بغیر، سب کچھ کھلا کھلا سا تھا۔ اسی لمحے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ چاندنی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے، لپے ایک بات بڑی دیر کے بعد آئی ہے۔
आलियार ने चौंक कर अपनी दाएं जानिब देखा। गज़ल का पहला मिसरा कानों में पड़ा ही था कि दूसरा हाथ भी उसके कंधे पर आन टिका। झूम कर आज ये शब रंग लुटे बिखरा दे, देख बरसात बड़ी देर के बाद आई है। सताइशी अंदाज में उसकी भवें बुलंद हुई और लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उतर आई। सामने ढोल की थाप अभी भी फिजा में गूंज रही थी कि तीसरी आवाज उभरी, तीसरा मिसरा। दिल मजरूह की उजरी हुई खामोशी से बोए नगमात बड़ी देर के बाद आई है। अब वो बेसाख्ता हंस दिया। शायद ये मिसरों का असर था या किसी याद की दस्तक। कुछ तो था जिसने उसके लब मुस्कुराहट से हंसी में बदले थे। दोस्त अब उसके गिर्द जमा हो चुके थे, गज़ल मुकम्मल करने पर इसरार कर रहे थे, लेकिन वो बस नफ़ी में सर हिलाता रहा और मुस्कुराता रहा। थोड़ी ही देर में सब दोस्त दोबारा ढोल की आवाज़ में गुम हो गए, कह कहो और ताल पर ताल के शोर में। मगर आलियार के अंदर एक मिसरा भी बाकी था जो ज़बान पर आने से पहले ही दिल में ठहर गया, और दिल वो किसी और के सामने खुलना था। ज़हरा कमरे में बैठी थी। हाथों पर लगी मेहंदी का रंग खासा गहरा हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी। अरूसी जोड़ा, झूमर, मांग टीका, लहंगा, चूड़ियाँ, किसी शय की कोई कमी न थी। वो दुल्हन बनी थी, गाँव की खूबसूरत दुल्हन। कई लड़कियां तो 10-10 बार आकर भी उसे देख चुकी थी, मगर दिल किसी का भरने में नहीं आ रहा था। अगर कहा जाए कि वो खूबसूरत लग रही थी तो ये मुबालगा ना होगा। वो बार बार तैयार करने वाली लड़की के हाथ में मौजूद आईने में खुद को देखती रही। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। अच्छी लग रही हैं आप, तैयार करने वाली लड़की ने कहा तो वो झीम गई। उसी लम्हे बाहर शोर उठा, बारात आने का शोर। ढोल की थाप जो वो आईना हाथ में थामे बैठी थी उसके हाथ से छूट कर फर्श पर गिर पड़ा। ज़ोहरा ने शर्मिंदगी से सामने खड़ी लड़की को देखा। वो मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं। लड़की अपना सामान समेट कर बाहर निकल गई। अब कमरे में बस ज़ोहरा थी। वो मुश्किल झुकते हुए उसने टूटा हुआ आईना उठाया, एक आखिरी बार खुद को देखा और फिर उसे चुपके से एक बर्तन के नीचे छुपा दिया। ये घर उनका नहीं था, यकीनन किसी हमसाये के यहाँ वो मौजूद थी। ज़ोहरा, दुल्हा मियाँ को देखो, आ जाओ। बनी सबरी लड़की बाहर से भागी भागी आई तो ज़ोहरा ने नासमझी से उसे देखा। मैं कैसे देखूं? वो घोड़े पर आए हैं, छत पर जाकर देख, वहाँ से साफ नजर आएंगे। सब लड़कियां उधर ही हैं। उसने ज़ोहरा का हाथ मजबूती से थामा। ज़ोहरा लड़खड़ा गई। वो हील पहनने की आदी न थी। खरामा खरामा चलती हुई वो छत पर जा पहुंची जहाँ और भी लड़कियां मौजूद थीं। उसने खुद पर मौजूद जालीदार दुपट्टे का घूंघट डाल लिया और लड़कियों के पीछे छुपकर सामने देखने लगी। सामने गोरे पर मौजूद दूल्हे को देखने लगी। घूंघट के पीछे ज़ोहरा के चेहरे पर हैरत के साथ दुख उभर आया। खान बाबा ने कोट नहीं पहना था, बल्कि वो सफ़ेद शलवार सूट में मलबूस थे। सर पर सेहरा अगर उसे मालूम होता तो वो कभी भी आलियार को शलवार सूट न देती। खान बाबा ने तो रस्म का भी पास न रखा। उसके दिल में टीस सी उठी थी। उसने बरातियों में आलियार को ढूंढना चाहा, मगर वो नजर न आया। फिर उसकी निगाह दोबारा घोड़े पर बैठे चौड़े बदन वाले मर्द पर जा ठहरी। कई लम्हे वो उसे देखती रही। सुर्ख रंग के घूंघट में सफ़ेद सूट भी सुर्खी मालूम हो रहा था। उसकी आंखें नम होने लगी। उसकी मेहनत इस लिबास के लिए थी जो दूल्हा बारात पे पहन कर आएगा, लेकिन खान बाबा तो आए ही ना थे। उसने पलकें झपकी और कदम वापस मोड़े ही थे कि लड़कियों में से किसी की आवाज़ समात में पड़ी। अपाहज जो हैं भला घोड़ी ना चढ़ते, एवं गिर विर गए तो सारे गांव वालों के सामने बेइज्जती हो जानी है। जो दिल दुखी हुआ था वो मजीद बैठा। उसके गले की गिल्टी उबड़ कर मासूम हुई। आंसुओं का फंदा गले में धंस रहा था। दूसरी तरफ घोड़े पर बैठे आलियार के लब सेहरे के पीछे भी मुस्कुरा उठे थे। उसे घूंघट में छुपा ज़ोहरा का सर दिखाई दे गया था, लेकिन वो नहीं। खान बाबा ठंडी आह भर के रह गए। बारात तंबुओं से सजे अहाते में गई। दूल्हे को भी बिठाया गया। सब दोस्त भाई रंग मंच पर बैठे थे। दुल्हन घूंघट नहीं उठाती सबके सामने, क्योंकि वो दुल्हन होती है। तो दूल्हा है, उठा ले सेहरा, हटा दे पर्दा। अब वो क्या कहता? सबका शौकी अंदाज एक तरफ और ज़ोहरा का एक तरफ। उसे ज़ोहरा का देखना था। सबकी खैर थी। ज़ोहरा पर बड़ी सी चादर डाल दी गई। जब निकाह खां कमरे में दाखिल हुए उसके हाथ बेख्तियार कांपने लगे। दिल जैसे सौ की रफ्तार से दौड़ने लगा हो। कमर पर पसीने की बूंदें साफ महसूस हो रही थी। दिल बैठ सा रहा था। और फिर निकाह खां के अल्फाज समाज से धमाका बनकर टकराए। ज़ोहरा रहीम वल्द रहीम खान, आपका निकाह आलियार खान व शब्बीर खान से सिक्का राजुल वक्त 8 तोला सोना के एवज तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। वो जो कांप रही थी थमी, दिल की धड़कन आम हुई। कमर पर मौजूद पसीने की बूंदें ठंडी पड़ी। चादर के पीछे मौजूद चेहरा नासमझी में बदला, जहाँ तक कि मौलवी फिर बोला, ज़ोहरा रहीम वल्द रहीम खान, आपका निकाह आलियार खान वल्द शबीर खान से सिक्का जो राजुल वक्त 8 तोला सोना के एवज तय पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आलियार खान, उसके लब हिले। वो सुनसी होकर बैठ गई। यहाँ तक कि फिर से मौलवी की आवाज़ उभरी। अम्मा जो साथ ही खड़ी थी घबराहट में उसके कंधे के गिर्द बाजू हुमाल किया और धीरे से बोलने का इशारा किया। तब कहीं जाकर बेदहानी में उसके मुंह से निकला, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ। मौलवी बाहर जा चुका था जब लड़कियां फिर से कमरे में जमा होने लगी। खान बाबा की तो टांग बिल्कुल ठीक है। वो कब लंगड़ा रहे थे, बल्कि उनके तो कदम ही बहुत बड़े थे। एक लड़की दूसरी को कह रही थी, मैंने तो खालाबी को कहते सुना है वो इलाज करवा के आए हैं। जाहिर है अब एक टांग पर तो घोड़ी चढ़ने से रहे थे।
बात करते ताली बजाई गई। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कहीं तो उनकी आवाज़ सुनी सुनी है। ज़ोहरा का दिल अब डूबने लगा। उसने बेख्तियार सीना मसला, जबकि आंखें वो फैलने लगी थीं। देखा तो नहीं है लेकिन रंग सामने लगा है, और गांव में शोर ये था कि ज़ोहरा का मर्द गोरा है। मुझे तो नहीं लगा। ज़ोहरा का जहन न जाने क्यों भटकने लगा। ख्यालात बेतरतीब गर्दिश करने लगे। वो खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों। शायद इसलिए कि उसने मौलवी के मुंह से नाम सुना था, या शायद इसलिए कि दिल किसी अनजानी पहचान पर ठटक गया था। जो भी था, एक अनजाना से इज़्तिराब अंदर ही अंदर फैलने लगा। दिल कुछ कहने लगा था मगर दिमाग आड़े आने लगा था। आवाज़ें गूंजने लगी थी। मुझे तो नाम का भी नहीं इल्म, बस अम्मा कहती हैं। वहाँ हवेली में सब खान बाबा बुलाते हैं। अब तो मुझे यकीन है मेरी माँ को भी नाम का इल्म नहीं। मेरा नाम आलियार है। तुम किसकी बीवी बनने वाली हो? खान हवेली में कितनी बेमरवत हो तुम। मैं वहाँ का मुलाजिम नहीं हूँ। तुमने खान बाबा को देखा है? खान बाबा गोरे चिट्टे हैं। गाड़ी में बैठे आलियार का रंग खासा साफ था। न मेरा खेत है, न मेरी फसल है, न मेरी दरांती है, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ रहा। नर्म हाथ है तुम्हारे, पता चलता है कभी काम नहीं किया, और फसल तो कभी नहीं काटी। तुमने क्या करना है जानकर? तुम्हारी शादी तो खान बाबा से होने वाली है ना। मेरा नहीं ख्याल उन्हें ज़रूरत होगी। मैंने सुना है वो खुशबू पसंद नहीं करते, कपड़े वो आम पहनते नहीं। सोना मर्द पर वैसे ही हराम है, और जूता वो खुद भी पहनते ही होंगे। तुम्हारा दिया सब कुछ खास ही होगा। तुमने देखा है उसे? देखा तो है। तुम मालिक हो मेरी। शादी हो जाएगी तुम्हारी, ज़्यादा परेशान न हो। इतनी फसल तो है ही कि सब ले सको। ये तो फिर तुम अपने खान बाबा पर जुल्म करोगी। तुम खान बाबा की इज्जत हो। मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे पास काम नहीं है। वो इनका मसला है, तुम फिक्र ना करो। उन्हें मालूम होगा वो क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। डोरम मतलब तोहफा, हदिया, नजराना, या यूं कह लो सौगात मोहब्बत जो तुम खान बाबा को देने वाली हो। दूल्हे को बीवी से गर्ज होता है, उसके रंग से नहीं। हो सकता है वो भी इसी रंग में रंग चुके हो, यानी तुम्हारे रंग में। कंधे तक तो तुम मेरे भी आती हो। जोड़ी हसीन है, सबके देखने वाली। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी किस्मत पर रश्क करना चाहिए? मर्द को बार किरदार होना चाहिए, और तुम बा किरदार हो। मुझे यकीन है उन्हें तुम पर रश्क है। मेरी औरत को मर्द की ज़रूरत नहीं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पैसे हैं, लेकिन पहनना तो मैंने है ना। तुम खुश हो ज़हरा? तुम मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ वफादारी के भी काबिल हो ज़हरा। हाँ, वो बाहर था, उसके पेपर से। मैं मजाक करती थी। मैं इतने बड़े मर्द की मालिक कैसे हो सकती हूँ? तुम हो। मेरे ख्याल से ज़माना बदल गया है। तुम्हारा मामला उल्टा होगा। मतलब ये कि हो सकता है खान बाबा ने तुम्हें देख रखा हो सकता है गांव में आते ही पहले तुम मिली। खान बाबा? ज़हरा? आलियार खान वो बुड़बड़ाहट के से अंदाज में बोली। लड़कियां अभी भी बातों में मशगूल थी, जिनमें ज़्यादा बातें खान बाबा के बारे में थी। अचानक शोर बुलंद हुआ। मुबारकबाद का शोर। बाहर से मुबारकबाद की सदाएं आने, ढोल के जोर से बजने पर घोड़े भी उछलने लगे थे। लड़कियां अब उसे अकेले छोड़े बाहर को भागी। कमरा खाली देखकर उसने अपने सर से चादर का घूंघट उठाया, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, और फिर सिरे पर हाथ रखकर एक गहरा सांस लिया, जैसे दिल में उठी हलचल को जरा सा संभाल लेना चाहती हो। खामोश कमरे में अब उसकी सांसों की आवाज़ थी, और एक नाम, खान बाबा का नाम, आलियार का नाम, जो दिल की दीवारों से टकरा कर लौट रहा था। नहीं ज़हरा, तुम गलत सोच रही हो सकता है नाम बस इत्तेफाक हो। भला ये कैसे मुमकिन है? गलत है ज़ोहरा। तुमने कभी आलियार के बारे में ऐसा नहीं सोचा? और खान बाबा, अगर वो आलियार होते तो वो क्यों कर मेरे हाँ काम करते? नहीं ज़ोहरा, ये गलत है। तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। खान बाबा हैं, और आलियार आलियार है। दोनों में फ़र्क वाज़ेह है। एक आसमान और दूसरा ज़मीन। उसने गहरे गहरे सांस भरते खुद से अल्फाज कहे, लेकिन दिल कुछ और कहने लगा था, और दिमाग में बेसाख्ता आलियार के जुमले बजने लगे थे। भला आलियार के बगैर ज़ोहरा रहीम की बारात आएगी? चलो चलो, दुल्हन को बुला रहे हैं, जल्दी करो। लड़कियों ने कमरे में आते ही घूंघट उसके चेहरे पर खूब फैला दिया। फिर उसे आहिस्ता से खड़ा किया गया, और जिसने हील शौक में पहन तो ली थी, मगर अब दिल की कैफियत पर उनमें चलना और भी मुहाल हो चुका था। लड़कियों के सहारे वो मुश्किल कदम उठाती हुई वो बाहर निकली। हर कदम के साथ बदन की कपाहट बढ़ती जा रही थी, और सांसें जैसे तरतीब भूलती जा रही थी। कदम जितने आगे बढ़ते, दिल इतना ही पीछे रह जाता। खौफ, उलझन और अनजाने खदशों के बोझ तले। ये सिर्फ रास्ता नहीं था जो वो तय कर रही थी, ये उसकी ज़िंदगी का वो मोड़ था जहाँ एक एक कदम पूरे वजूद से मांगा जा रहा था। यह मामला उल्ट है। दुल्हन से ज़्यादा दूल्हे को देखने का इश्तियाक है सबको। किसी लड़की के बोलने पर सबकी सब खिलखिला उठी। तभी उसे महसूस हुआ वो तंबू से सजे अहाते में दाखिल हो चुके हैं। मैं तो कहती हूँ ज़हरा, शीशे में ना देख, बल्कि सीधे सीधे उनका सेहरा उठा, ताकि हम सब भी देख सकें। पता नहीं अब सेहरा रस्म के बाद उठाते हैं या पहले। ओफ, अभी और इंतज़ार करना है। उसके दिल की धड़कन मजीद गैर हुई। क्या ये सब अपनी ज़ुबान बंद नहीं कर सकती थी? उसकी टांगों से जान निकल रही थी। यकीनन ज़ोहरा का हाथ अगर लड़की के हाथ में ना होता तो वो सबके सामने ज़मीन बोस हो चुकी होती। तभी अम्मा और खाला भी उसके सामने आई, जिनके कदम वो साफ देख सकती थी। मेरी धी। अम्मा ने सिसकी लेते उसको चादर समेत प्यार किया। ज़ोहरा की आंखें बेख्तियार नम हुई। उसने कांपते हाथों से अपने नीचे गिरते आंसू साफ किए। बस कर दो रसूला, मेरी बहू का मेकअप ख़राब हो जाएगा।
ابھی تو خان بابا نے دیکھا تک نہیں زہرا کو۔ آفیہ نے اماں کی کو نرمی سے پیچھے کرتے زہرا کی چادر درست کی۔ عارضی مصف کرنا ہے زہرا، خان بابا تمہیں آئینے میں دیکھیں گے، اپنا چہرہ نہ بگاڑ لینا رو رو کر۔ خالہ بھی سنجیدگی سے لیکن نہایت محبت سے بولی تھی۔ زہرا نے بے اختیار ان کا چادر ٹھیک کرتا ہاتھ تھاما۔ دل اب پھٹنے کو تھا، سب آوازیں بند ہو چکی تھی، وہ بس اب گرنے کو تھی۔ آج وہ خان بابا کو دیکھنے والی تھی، ملنے والی تھی، دل کا حال بے حال ہونا بنتا تھا۔ دوسری جنم دلہا کب سے کھڑا ہو چکا تھا، سامنے روسی جوڑے مگر سرخ چادر کا گھونگھٹ لیے ہوئے اس کی دلہن خراما خراما چلتی آہستہ آہستہ سے اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بے اختیار مسکراہٹ امڑ آنے کو روکنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں ایک خاموش خوشی اور دل کی بے قراری تھی جو الفاظ سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ یہ لمحہ جہاں دونوں کی دنیا بس ایک دوسرے کی طرف جھک رہی تھی، وقت تھم سا گیا۔ پیچھے کر دو صحرا، اب تو مجھے کوفت ہونے لگی ہے، بڑے بھائی نے آ کر اس کے کان میں کہا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور چہرے پر سے صحرا اٹھا دیا۔ رنگت میں وہ عالیہ ہی تھا، زہرا نے خان بابا چھوڑا ہی نہ تھا، لیکن مونچھوں کو تراشا گیا تھا، وہ وجیح دکھ رہا تھا، اوپر سے اس کی مسکراہٹ، وہ بھی تجسس کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ جب کہ احاطے میں شور برپا ہوا، چہ مگویا وہ تو بہت مدم تھی، لڑکی لڑکے آدمی کون عالیار سے واقف نہیں ہو چکا تھا۔ اب اسے خان بابا کے روپ میں دیکھتے سب دھکتے، گویا زبان سل گئی ہو۔ اور اماں، وہ خود زہرا کا لہنگا پکڑے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس سے دور رہنے کو کہتی تھی، جس کی عزت کی خاطر کہتی تھی، وہ شخص وہی تھا جس کی وجہ سے سب کہتی تھیں۔ کیا عجیب کھیل تھا یہ، دیکھو ذرا، مجھے لگتا ہے سب سکتے میں چلے گئے ہیں۔ کہنے والے کو مسکراہٹ سمیٹے گھوری دی تھی۔ دلہن اب بالکل قریب تھی، سب نے دیکھ لیا، اگر کسی نے نہیں دیکھا تھا تو وہ زہرا تھی۔ لکڑی کے رنگ منچ سے اب سب اتر چکے تھے، اگر کوئی تھا تو وہ عالیار تھا۔ ہاتھ آگے کرو، پکڑو بھئی، اب کیا یہیں کھڑے رکھنے کا ارادہ ہے زہرا کو؟ خالہ بھی نے اسے آنکھیں دکھائی تو اس نے گلا کھنکارا اور آگے کو ہوتے ایک ہاتھ پشت پر کیے دوسرے ہاتھ کو زہرا کی جانب بڑھایا۔ زہرا کو گھونگھٹ میں سے مردانہ ہاتھ نظر آیا تو اس کی اپنے ہاتھ کی مٹھی بنی۔ مردانہ ہاتھ پر چھالوں کے نشان تھے، وہی چھالوں کے نشان جو کبھی اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے، لیکن عالیار کے ہاتھ اس کے ہاتھ چھالوں والے نہیں تھے۔ ہاتھ دو زہرا، اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ زہرا کو ان کی آواز میں مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا کامتا ہاتھ بمشکل خان بابا کے ہاتھ میں دیا، جسے اس نے مضبوطی سے تھاما اور اگلے لمحے اسے رنگ منچ پر اپنے ساتھ پایا۔ زہرا تھوڑے فاصلے پر ہوئی، لیکن وہ چونکی تھی۔ خان بابا نے آستین پکڑے اس کو اپنے قریب کیا تھا، اب دل گواہی دینے لگا تھا، یا یوں کہہ لے اعتراف کرنے لگا تھا، جھکنے لگا تھا۔ چادر جو زہرا پر ہے، کیا اسی سے ہی رسم کر لیں؟ اماں نے خالہ بی کی طرف جھکتے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ سرخ دوپٹہ دینا تھا سر پر، جبکہ زہرا کی گھونگھٹ لیے چادر بھی سرخ ہی تھی۔ اگلے لمحے دلہا دلہن آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ عالیار نے اب سنجیدگی سے اس کے کامتے ہاتھ دیکھے، پھر گہرا سانس لیا۔ یا تو یہ خوش ہونے والی ہے یا پھر مجھے درانتی سے مارنے والی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ تب تک ایک صاف شفاف آئینہ ان کے مابین رکھ دیا گیا۔ آج زہرا اور خان بابا کے آمنے سامنے آنے کی باری۔ زہرا، اور مجھے یقین ہے تم سکتے میں جانے والی ہو۔ دلہن پر موجود دوپٹے کے علاوہ چادر کو خالہ بی نے اتارا، پھر ایک بار جھاڑتے دونوں پر دے دیا۔ زہرا کے ہاتھوں کے ساتھ پلکیں بھی لرزی، آنکھیں وہ بند کر چکی تھی، جبکہ سامنے موجود عالیار آئینے میں زہرا کو دیکھتے مبہوت ہوا تھا۔ زہرا کا ایسا رنگ روپ اس نے کب دیکھا تھا؟ خمدار پلکیں، چہرے پر گلال، کیا اس کی زہرا حسن کو مات نہیں دے رہی تھی؟ پھر آئینے سے نظریں اٹھاتے زہرا کو براہ راست دیکھا، ایک لمحے دیکھا، پھر گلا کھنکارا۔ مجھے نہیں دیکھو گی؟ بس آواز کا پڑنا تھا کہ خمدار پلکیں آئینے پر ہونے کی بجائے سیدھے خان بابا پر جا ٹکی۔ حیرت، بے یقینی، احترام، محبت، عزت بس ایک نظر میں تھا۔ وہ پلکیں جھپکانا تک بھول چکی تھی، گویا اسے پلکیں جھپکانا آتی ہی نہ ہو۔ وہ بس آنکھیں پھیلائی دیکھے جا رہی تھی۔ اب کی بار آنکھوں میں نمی دھر آئی تھی، نمی نے راستہ بنایا تو آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ عالیار گہرا مسکرایا۔ یہ صدمہ بہت خوبصورت تھا، اتنا کہ اس کا ہاتھ بلا جھجک زہرا کے گال تک گیا، جسے آج اس نے جھٹکا نہیں تھا، چھونے پر گال صاف نہیں کیا تھا۔ رخصتی اور سب رسومات سکتے میں گزارنے کے بعد اب وہ خان بابا کے عالیشان کمرے میں تھی۔ پھولوں اور دیوں سے سجے کمرے میں پلنگ کے بیچوں بیچ وہ آنسو بہانے میں مصروف تھی، اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں کسی سسرال آتے وہ خاموش رہی، بس روبوٹک انداز میں، لیکن جب سے اسے کمرے میں بٹھایا گیا تب سے وہ رونے میں مشغول تھی۔ آنسو میں خوشی تھی یا غم وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا سر گھٹنوں پر موجود ہاتھ پر ٹکا تھا کہ یکدم دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس نے آنسو صاف کی، لیکن کمر سیدھی نہ کی۔ ایک ہاتھ پلنگ پر دھرے، دوسرے پر چہرہ ٹکائے اس کے آنسو پھر نکل آئے تھے، جبکہ عالیار اسے دیکھتے گہرا سانس بھر کے رہ گیا، پھر دھیرے دھیرے قدم لیتا اس تک آیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ پہلے تو وہ اس کی سرک سرک کچھ لمحے سنتا رہا، پھر آہستہ سے زہرا کا پلنگ پر دھرا ہاتھ تھامنا چاہا کہ اس نے جھٹک دیا۔ عالیار نے مسکراتے پھر تھامنا چاہا، زہرا نے پھر سے جھٹک دیا۔ یہی عمل کئی بار ہوا، چوڑیوں کا شور کمرے میں گونجتا رہا، لیکن ہاتھ عالیار کے ہاتھ میں نہ آیا۔ یہ رد عمل خان بابا کے عالیار ہونے پر ہی دیا جا سکتا تھا۔
आलियार इस बात से वाकिफ था। खान बाबा के हाथ थामने पर तो वो हिलती भी ना। मुझे लगा था मेरा इस्तकबाल दरानती या चाकू से होगा, लेकिन यहाँ तो मेरी बीवी रोने में मशगूल है। वैसे रोने वाली बात तो कोई आपने मुझे बताया नहीं। आपको मुझे बताना चाहिए था। आप खान बाबा थे, आप आलियार बन के मेरे साथ रहे। यकदम भराई आवाज़ कमरे में गूंजी कि आलियार ने चौंक कर उसे देखा, जिसकी आंखों में लगा काजल फैल चुका था और मेकअप अब बस नाम कह रहा था। उसने बेख्तियार अपना माथा पीटा। सदमा खूबसूरत होकर अब डरावना लग रहा था। मैं बस उसने कुछ कहना चाहा कि मैंने आलियार को दोस्त जाना था। मैं उसे बहुत कुछ कह देती थी, रौब जमा देती थी मैं। इसलिए तुम्हारा खान बाबा यानी मैं आलियार बनकर तुम्हारे पास रहा। कोहनी टिकाया उसके पास ही नीम दराज हुआ। तुम आलियार से दोस्ती कर सकती थी, खान बाबा से नहीं। बहुत सी बातें किसी से भी कर सकती थी, लेकिन खान बाबा से नहीं। जोहरा ने गुस्से से सर झटका। आलियार ने उसका तिरछा रुख देखा, वो रूठा रूठा रुख। हमारी शादी की रात तुमने क्या से क्या बना दी जोहरा। मैंने ये रात ऐसी तो नहीं सोची थी। जोहरा ने उल्टे हाथ से अपनी आंखें रगड़ी। एक ज़रूरी बात सच सच बताना, चाकू तो नहीं लाई ना साथ। उसके राजदराना अंदाज में थोड़ा करीब आकर पूछने पर आंसू बहाती जोहरा बे इख्तियार हंस पड़ी, जिस पर वो भी उसे देखते हंसने लगा। माहौल कदरे बेहतर हुआ। सच शुक्र हुआ तो सही, आपने गलत किया। ओहो, अगर अभी तुम मुझे जानती ना होती तो यकीनन गर्दन घुटनों में दिए बैठी होती और आंखें वो तो एक अरसा तक ऊपर ही ना उठती। मुझे ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए थी। मुझे गांव की किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब मुझे खत मिला कि गांव की लड़की से शादी करनी है क्योंकि अब्बू का वादा है, मुझे बहुत गुस्सा आया। इतना कि मैं अगले दिन ही गांव के लिए रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में मुझे तुम मिली और यकीन जानो अगर ना मिलती तो अभी तुम यहाँ ना होती, मेरे करीब, मेरे कमरे में। जोहरा ने अचंभे से सर तिरछा किया उसे देखा। कितनी आसानी से उसने ये बात कह दी थी। वो हनवनक बनी उसे देखने लगी। फिर हवेली आने पर मुझे इस फजूल सी रस्म का इल्म हुआ। तुम्हारा इल्म हुआ तो मुझे मज़ीद दिलचस्पी जागी। सोचा कि क्यों ना कुछ दिन साथ रहा जाए। कोहनी टिकाए फूलों को छेड़ते उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। आप मेरा जायज़ा ले रहे थे या मुझे आजमा रहे थे। उसकी आवाज़ खासी मध्यम थी। उसे गम सा हुआ था आलियार की बात जानकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना जायज़ा लिया ना आजमाया। मैं बस दिल लगा रहा था अपनी होने वाली बीवी के बारे में जानना। उसको चाहना गलत तो नहीं जोहरा। उसने फिर से जोहरा का हाथ थामा। अब की बार जोहरा ने हाथ ना खींचा ना झटका। तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं तुम्हारा दिया हुआ ही सूट पहन कर आया था तुम्हें लेने। उसने अपना दामन दुरुस्त किया। जोहरा ने एक नज़र उसे देखकर नज़र झुका ली। आलियार मुस्कुराया। तुमने बहुत मेहनत की जोहरा, बहुत ज़्यादा। मेरे दिल को ठेस पहुंची थी जब तुम्हें अकेले खेत में देखा। फिर मेरे दिल ने मुझे इजाज़त न दी वहाँ से लौटने की, इसलिए बस ये सब हुआ। वो एक लम्हे रुका और उसकी हथेली पर बने नक्श पर उंगली फेरते हुए बोला, मुझे अपने आप पर नासा होता था जब जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता। मैंने कहा था मेरी औरत बहादुर है क्योंकि मेरी औरत तुम थी। तुमसे बहादुर मैंने किसी को नहीं देखा जोहरा। जोहरा के आंसू फिर से बहने को तैयार थे, जबकि आलियार की नज़र अभी भी हाथ पर थी। और एक मज़े की बात जानती हो क्या थी? मैं बहुत कोशिश करता था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात करो। मुझे तुम्हारे मुंह से अपने बारे में सुनना अच्छा लगता था, खान बाबा सुनना अच्छा लगता था। वो बस धुंधलाते मंजर से आलियार का हाथ देखेगी, जो अब नर्म नहीं रहा था क्योंकि अब नर्म उसका हाथ था। अब तुम गोरी चिट्टी हो गई हो और मैं सांवला। अब तो खुश हो जाओ जोहरा। उसने अपनी और जोहरा के हाथ की पुष्ट साथ मिलाई। जोहरा ने अपनी आंखें पूंछी, लेकिन नमी थी कि रुकी नहीं रही थी। उसने खान बाबा को हमेशा बुलंद मुकाम पर रखा था, लेकिन वो तो खुद को बराबरी पर ले आए थे, इतनी कि वो खुद को बुलंद पाने लगी थी। ऐसा मुकाम तो उसने भी ना दिया होगा उन्हें जो खान बाबा ने उसे दे डाला था। मैंने ऐसा नहीं चाहा था खान बाबा, मैं बस डरती थी, पुरनामा आवाज़ में कहा गया। आलियार ने ज़रा सा सर उठाते उसकी झुकी पलकें देखी। शुक्र, थोड़ा सा ही सही, शर्माई तो सही। मुझसे नहीं, फिर लोगों की बातों से। तुम्हें मुझसे गर्ज होना चाहिए था जोहरा। मैंने खुद को मेरे लिए मुश्किल में डाला। तुमने खुद को मेरे लिए मुश्किल में डाला। जब मुझे सब बातों का इल्म होता तुम्हें लगता था मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क पड़ता। मुझे तुम सांवली भी अच्छी लगी थी। अब तो वो जिस अंदाज से बोला था जोहरा चेहरा मजीद झुका गई। अफसरदगी कम नहीं हुई थी और ऊपर से जोहरा का ये रूप। मुझे अपनी तैयारी नहीं दिखाओगी? लहंगा, जूता, अंगूठी, चूड़ियाँ सब तुम्हारी पसंद का लिया था मैंने। वो उसकी चूड़ियों को छूते हुए बोला, लेकिन जोहरा कुछ ना बोली। पाँव में दर्द तो नहीं हो रहा? हील्स तुम्हें पसंद आई थी जबकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं था लेने का। फिर सोचा खान बाबा जोहरा ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम भी कुछ कर लो जोहरा के लिए। वो फिर बोला। अलबत्ता अब जोहरा की यूं चुप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बोले तो सही, बोलती अच्छी लगती थी, धमकाती अच्छी लगती थी, ऐसी शर्माती तो दिल को भाती थी। लेकिन अगर शर्माने में चुप रहना शामिल था तो जोहरा का धमकाना ही अच्छा था। तुम कुछ नहीं बोलोगी? मैं क्या बोलूं? वो खुद भी उलझी थी, जिसके साथ मुंह फाड़ कर बातें कर लेती थी, धमका देती थी। अब अचानक वो खान बाबा के रूप में उसके रूबरू था, उसके साथ बैठा, उसके हाथ को पकड़े हुए था, बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी चूड़ियां छू रहा था। अब वो बोल सकती थी भला?
चलो फिर आज तुम अपने खान बाबा को सुन लो, उनसे गज़ल सुन लो। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसने गला खंकारा, फिर धीमी मगर गहरी आवाज़ में गज़ल के मिसरे कमरे में बिखरने लगे, ज़ोहरा के लिए बहने लगे। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, लपे की बात बड़ी देर के बाद आई है, झूम कर आज ये शब रंग लुटे बिखरा दे। देख बरसात बड़ी देर के बाद आई है, दिल मजरूह की उजरी हुई खामोशी से बोए नगमात बड़ी देर के बाद आई है। मेरे दोस्तों ने ये तीन मिसरे बोले थे, लेकिन चौथा मिसरा मुझ पर था, जो तुम्हारे नाम था, तुम्हारे लिए था। ज़ोहरा ने उलझी नज़रों से उसे देखा, जिसके लब फिर से हिले, लबों से निकलने अल्फाज उसके लिए थे। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। ज़ोहरा की नज़रें बेख्तियार नीची हुई, हाथ तक उसके हाथ से खींच लिया, जिस पर वो ठंडी आह भर के रह गया। ज़ोहरा की ये अदाएं उसने कब देखी थी? यूँ नज़रें झुकाना, सर हिलाना, बिना किसी तेवरी के बात को सुनना। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे। मियाँ मोर खान बाबा, मध्यम आवाज़ में कहा गया जुमला। आलियार की आंखें उसके तिरछे रुख को देखते भरी हुई। चंद लम्हे बस देखता रहा, फिर कहा लगा उठा। सीधे होते अपना सर उसकी गोद में रखे वो हंसता चला गया। आज आखिरकार उसके मुंह से मियाँ मोर आलियार की जगह मियाँ मोर खान बाबा सुनने को मिला था। अल्फाज का इस्तेमाल तो आज हुआ था, अनजाने में सही, लेकिन वक्त काफ़ी खूबसूरत चुना गया था। अन एतरनम ज़ोहरा, हाथ पर बोसा दिया गया। वक्त संभल गया, रात गुजर गई, ज़माना आगे बढ़ गया, मगर जो पीछे रह गया था वो उनका इजहार था। न कभी आलियार ने मियाँ मोर का दुरुस्त मतलब बताया, न ज़ोहरा ने फिर कभी पूछा। लेकिन जो भी था, आलियार को ये रोज़ किसी न किसी बात पर सुनने को मिलने लगा था। वो उसके खेत जाता तब भी, वो कुछ देता तब भी, कभी गजरे लाता तब भी, हाथ पर बोसा देता तब भी, जबकि खुद कभी मियाँ मोर नहीं कहता था, बल्कि आजिज़ी से उसके सामने झुकता, बिल्कुल पहले दिन जैसा। इससे बेहतर इजहार उसके नज़दीक और कोई न था। वक्त के साथ साथ ज़ोहरा का रंग अपने रंग में आ चुका था, गुलाबी माइल निखरा हुआ, मगर उसके खान बाबा ने कभी बराबरी का रंग इख्तियार नहीं किया। वो कमतर थी, लेकिन उसकी कमतरी खुद पर तारी की। ज़ोहरा ने अपनी जगह उसके दिल में बनाई थी, और दिल में बसने वाले कमतर लोग भी बादशाहों का सा मर्तबा रखते हैं। और ज़ोहरा अलियार के दिल में मलका बनी बैठी थी। ज़ोहरा की शादी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी, न वैसी जैसी गाँव वालों ने तस्वर की थी। ज़ोहरा की शादी वैसी थी जैसी खान बाबा ने सोची थी, आलियार बन के सोची थी, पुरसुकून, मुतमईन, हंसमुख। वो गाड़ी में थे, रेडियो चल रहा था, कोई हल्का सा गीत फजा में घुला हुआ था। ज़ोहरा खिड़की से बाहर देख रही थी, बनी ठंडी सलीके से संवरी हुई, गोल गोल लुगा पहने गोल लुगा पहने थोड़ी पर मौजूद तीन तिल आज साफ वाजे थे। वो वाकई खूबसूरत लग रही थी। उसके बरक्स आलियार गाड़ी चलाते हुए सूरज की तेज़ रोशनी से तेवरी चढ़ाए बाहर की तरफ देख रहा था। हालांकि तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर हमारे साथ ही आएगा, और अगर इंजेक्शन लगाते वक्त तुम्हारे आंसू निकले तो मैं डॉक्टर से साफ साफ कह दूंगा कि पहले इसे लगाओ। उसकी संजीदा आवाज़ गाड़ी में गूंजी। ज़ोहरा चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। सीधा सीधा बोले, आप मुझसे तंग आ चुके हैं। उसने आंखें सुकेड़ लीं। आलियार ने गहरा सांस लिया और एक नज़र उसकी तरफ देखा। सीधा सीधा बोले ना कि आप मुझसे तंग आ चुके हैं। उसने आंखें सुकेड़ लीं। आलियार ने गहरा सांस लिया और एक नज़र उसकी तरफ देखा। अब इसमें तंग होने वाली क्या बात है? दवाई उन्हें लग रही होती है और रोती तुम हो। जितना मैं तुम्हें बहादुर समझता था उतनी तुम हो नहीं वैसे। इस बार आवाज़ में संजीदगी नहीं, शरारत थी। इसका बहादुरी से क्या वास्ता? वो झुंझला सी गई। टीके से तो पहलवान भी डर जाए, आपको डर नहीं लगता तो क्या किसी को भी नहीं लगता भला? वो मेरे सामने तो आए, मैंने आपको आगे कर देना है। उसने नाक सिकुड़ी और कंधे उचकाए। आलियार मुस्कुरा दिया। बिल्कुल उसने उसने ही आगे होना था फिर। ज़ोहरा रेडियो से उभरती बारीक आवाज़ को सुनते साथ धीरे धीरे गुनगुनाने भी लगी थी, और आलियार रेडियो से ज़्यादा उसकी गुनगुनाहट सुन रहा था। दरांती या चाकू साथ लाई होना। जब वो गाड़ी से उतरे तो आलियार ने ज़ोहरा की तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए ज़रा झुककर पूछा। ज़ोहरा ने उतरते हुए उसके बाजू में बाजू डाला। खान बाबा लाई हूँ ना साथ? बस इतना कहना था कि आलियार का कह कहा फ़ज़ा में गूंज उठा। पिछली बार वाला ही था जवाब पिछली बार वाला ही था। ज़ोहरा ने उसके बाजू पर हल्की सी चपत लगाई, फिर वही बाजू थाम कर उस पर सर टिका दिया और नरम नरम कदमों से उसके साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद सर उठ चुका था। अब ज़ोहरा पाँव पटकती आगे बढ़ रही थी, और खान बाबा नफ़ी में सर हिलाते उसके पीछे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो हजूम में गुम हो गए और भीड़ उन पर गालिब आ गई, और इसके साथ ही ये बहुत खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
सीधा सीधा बोले ना कि आप मुझसे तंग आ चुके हैं। उसने आंखें सुकेड़ लीं। आलिया ने गहरा सांस लिया और एक नज़र उसकी तरफ देखा। अब इसमें तंग होने वाली क्या बात है? दवाई उन्हें लग रही होती है और रोती तुम हो। जितना मैं तुम्हें बहादुर समझता था उतनी तुम हो नहीं वैसे। इस बार आवाज़ में संजीदगी नहीं शरारत थी। इसका बहादुरी से क्या वास्ता? वो झुंझला सी गई। टीके से तो पहलवान भी डर जाए, आपको डर नहीं लगता तो क्या किसी को भी नहीं लगता भला? वो मेरे सामने तो आए, मैंने आपको आगे कर देना है। उसने नाक सिकुड़ी और कंधे उचकाए। आलियार मुस्कुरा दिया। बिल्कुल उसने उसने ही आगे होना था फिर। ज़ोहरा रेडियो से उभरती बारीक आवाज़ को सुनते साथ धीरे धीरे गुनगुनाने भी लगी थी और आलिया रेडियो से ज़्यादा उसकी गुनगुनाहट सुन रहा था। दरांती या चाकू साथ लाई होना। जब वो गाड़ी से उतरे तो आलिया ने ज़ोहरा की तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए ज़रा झुककर पूछा। ज़ोहरा ने उतरते हुए उसके बाजू में बाजू डाला। खान बाबा लाई हूँ ना साथ? बस इतना कहना था कि आलियार का कह कहा फ़ज़ा में गूंज उठा। पिछली बार वाला ही था जवाब पिछली बार वाला ही था। ज़हरा ने उसके बाजू पर हल्की सी चपत लगाई, फिर वही बाजू थाम कर उस पर सर टिका दिया और नरम नरम कदमों से उसके साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद सर उठ चुका था। अब ज़ोहरा पाँव पटकती आगे बढ़ रही थी और खान बाबा नफ़ी में सर हिलाते उसके पीछे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो हजूम में गुम हो गए और भीड़ उन पर गालिब आ गई और इसके साथ ही ये बहुत खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।